नमस्कार दोस्तों, गुरु कृपा क्लासेज की इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित होगा, सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम के मद्देनज़र अपन ने जो क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज़ प्रारंभ कर रखी थी, उसी सीरीज़ के अंतर्गत आज अपन एक कदम और आगे की ओर चलते हैं। और चूँकि अपना जो प्रीवियस वीडियो हुआ था उसके अंतर्गत अपन ने ड्रेनेज पैटर्न के ऊपर बात करी थी कि भाई भारत का जो अफवाह तंत्र है उससे संबंधित क्वेश्चनों पर अपन ने बात करी थी। आज जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो अपन मृदाओं के ऊपर बात करने वाले हैं कि जो मिट्टी होती है उस मिट्टी से संबंधित एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं, किस प्रकार से आ सकते हैं, तो उनकी अपन आज क्लास में चर्चा करने वाले हैं। चलिए अपन बात करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, जिसमें पहला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर दिया गया है, जिसमें पूछा गया है लेटेराइट मिट्टी का प्रयोग होता है। इसमें पूछा गया है लेटेराइट मिट्टी का प्रयोग होता है। सबसे पहले तो जनरली अपन को ये समझना है कि भाई लेटेराइट मृदा जो होती है वो क्या होती है। तो सबसे पहले तो लेटेराइट मृदा जो है वो किससे लिया गया है? लैटिन भाषा के लेटर शब्द से लिया गया है। किससे लिया गया? लैटिन भाषा के लेटर शब्द से लिया गया है। और लेटर का तात्पर्य क्या होता है? ईंट सदृश्य मृदा। लेटर का तात्पर्य क्या होता है? ईंट सदृश्य मृदा से होता है कि भाई इसका जो रंग होता है वो लगभग गेरुआ ईंट के समान दिखाई देता है। तो लैटिन भाषा के कौन से लेटर शब्द से लिए गए, जिसका तात्पर्य क्या होता है? ईंट सदृश होता है। अगली बात, लेटेराइट मिट्टी की जब अपन बात करते हैं तो यह क्या होती है? सभी मिट्टियों के अंतर्गत सर्वाधिक निक्षालित मृदा जो होती है, सभी मृदाओं में सबसे ज़्यादा निक्षालित मृदा यदि कोई सी है तो फिर वो कौन सी मानी जाती है? लेटेराइट मृदा। यानी कि यह जो मिट्टी है ये कहाँ पर पाई जाती है? ये पाई जाएगी उष्ण आर्द्र प्रदेशों में। कहाँ पर पाई जाती है? उष्ण आर्द्र प्रदेशों में। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लेटेराइट मृदा पाई जाती है। अब चूंकि उष्ण आर्द्र प्रदेश है तो यहाँ पर वेजिटेशन या वनस्पति क्या पाई जाती है? सघन पाई जाती है। और वनस्पति की सघनता की वजह से इस मिट्टी के अंतर्गत वनस्पति तत्वों की, यानी कि अपन बोल सकते हैं क्या, ह्यूमस तत्वों की क्या पाई जाती है? प्रधानता पाई जाती है। और ह्यूमस तत्वों की प्रधानता की वजह से मृदा का जो स्वरूप होता है या स्वभाव जो होता है वो कैसा होता है? अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय होता है। और इस मृदा में जो है कौन से तत्वों की प्रधानता रह जाती है? एक तो लोहा, और लोहे के साथ एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम के साथ पाई जाती है सिलिका के कण। इन तीन तत्वों की इसमें क्या पाई जाती है? प्रधानता पाई जाती है। और तीसरी बात करिए अपन, ये जो मृदा होती है ये कौन सी कृषि के लिए उपयोगी होती है? ये उपयोगी होती है बागाती कृषि के लिए। किसके लिए उपयोगी होती है? बागाती कृषि के लिए मिट्टी क्या होती है? सर्वोत्तम मानी जाती है। क्योंकि अपन ने जो शब्द लिखा है ना निक्षालित, ये जो निक्षालित क्रिया होती है, इस निक्षालन की क्रिया से जो घुलनशील जो पोषक तत्व है वो घुलकर मिट्टी के अंदर छन छन कर या रिस कर क्या होते हैं? निचली क्षय संस्तर में जाकर क्या हो जाते हैं? जमा हो जाते हैं, जिन्हें कोलाइड कहा जाता है। तो इस वजह से खाद्यान्न फसलों के लिए मिट्टी क्या होती है? अनुपयोगी होती है। लेकिन बागाती फसलों के लिए मिट्टी क्या होती है? सर्वोत्तम होती है। क्योंकि बागाती कृषियों की जो फसलें होती है, वृक्षदार फसलें, उनकी जड़ें जो होती है क्षय संस्था तक आसानी से पहुंच जाती है और वहां पर विद्यमान पोषक तत्वों को क्या कर लेती है? प्राप्त कर लेती है। तो यह जो मिट्टी होती है मुख्यतः किसके लिए होती है? बागाती कृषि के लिए क्या होती है? सर्वोत्तम। अब अपने क्वेश्चन के ऑप्शन के आधार पर देखते हैं। एक तो दिया गया है क्या? कृषि कार्यों के लिए। एक होता है क्या? कपास के लिए। एक होता है क्या? भवन निर्माण के लिए। और एक होता है बर्तन निर्माण के लिए। तो सबसे पहली बात तो अपन बात कर ले, कृषि कार्यों के लिए क्या होती है? अनुपयोगी होती है। लेकिन अब इसमें अपन ने कृषि के लिए बोला है कौन सा? बागाती कृषि। दूसरा, कपास के लिए तो ये क्या होती है? अनुपयोगी, क्योंकि आर्द्र प्रदेशों में पाई जाती है। बर्तन निर्माण के लिए भी क्या होती है? अनुपयोगी। लेकिन जनरली अपन बोल सकते हैं इसमें क्या? भवन निर्माण के लिए, क्योंकि सबसे पहला शब्द ये अपन ने बताया है क्या? लेटेराइट जो शब्द है किससे लिया गया है? लैटिन भाषा के लेटर शब्द से, जिसका तात्पर्य क्या होता है? ईंट सदृश्य मृदा। मतलब ईंट निर्माण में मृदा क्या होती है? सर्वोत्तम उपयोगी होती है। लेकिन जब कृषि की बात आती है तो कृषि में कौन सी फसलों के लिए उपयोगी होती है? बागाती कृषि के लिए, जिसमें अपन बात कर सकते हैं रबड़ के वृक्ष है, केले के वृक्ष है, काजू के वृक्ष है। इन फसलों के लिए कौन सी सर्वोत्तम मृदा होती है? लेटेराइट मृदा सर्वोत्तम होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मृदा है। कौन सी?
अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मृदा है। कौन सी मानी जाती है सूक्ष्म कणों की? तो एक तो दोमट मृदा है, पथरीली मृदा है, बलुई मृदा है, या फिर कौन सी है? चीका मृदा है। सूक्ष्म कणों का तात्पर्य वह मिट्टी जिसमें जो मिट्टी का जो संगठन होता है, उस संगठन के अंतर्गत जो पाए जाने वाले जो तत्व है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कुछ मृदा ऐसी हो सकती है जिसमें मोटे कणों वाली मृदा की क्या होती है? प्रधानता होती है। कुछ मृदाएं ऐसी भी मिलेगी आपको जिन मृदाओं के अंदर सूक्ष्म यानी कि महीन कणों क्ले व चीका की क्या पाई जाएगी? प्रधानता। तो जिस भी मिट्टी में क्ले व चीका की प्रधानता होती है वह मिट्टी क्या कहलाएगी? सूक्ष्म कणों वाली मृदा कहलाएगी। दोमट मृदा की बात करें तो दोमट मृदा जो है कौन सी मृदा को कहा जाता है? ये कहलाती है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ को क्या कहा जाता है? दोमट मृदा। ये इसी के अलावा इसे ही क्या कहा जाता है? इसे ही कहा जाता है कांप मृदा, या इसे ही क्या कहा जाता है? कछारी मृदा। ये क्या कहलाती है? कछारी मृदा कहलाती है। तो दोमट मिट्टी जो होती है ये तो क्या होती है? जलोढ़, कांप या कछारी मृदा। और ये जो जलोढ़ मिट्टी होती है, दोमट मिट्टी जो होती है, ये किसके लिए? ये प्रसिद्ध होती है खाद्यान्न की कृषि के लिए। किसके लिए? खाद्यान्न। और खाद्यान्नों में स्पेशली कौन सा कृषि का प्रकार होता है? गहन कृषि का यहाँ पर क्या होता है? प्रचलन देखने को मिलता है। ठीक है। दूसरी बात मिलेगी कहाँ पर? ये मृदा मिलेगी भाई आपको नदियों के मैदानों में। कहाँ पर मिलेगी आपको? ये पाई जाती है नदियों के मैदानों के अंतर्गत। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? दोमट मृदा। पथरीली मृदा। पथरीली मृदा का मतलब है ये मृदा जो है कहाँ पर पाई जाएगी आपको? स्पेशली पर्वतीय क्षेत्रों के अंतर्गत इस मिट्टी का क्या मिलेगा आपको? जमाव मिलेगा। या फिर यदि पर्वतीय क्षेत्रों में नहीं मिलेगी तो ये मिल सकती है कहाँ पर आपको? मरुस्थलीय प्रदेशों में। लेकिन मरुस्थलीय प्रदेश कौन से होंगे? जो होते हैं कौन से? पथरीले। कौन से होंगे? पथरीले। और जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें कहा जाता है रेग व सेरीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेग व सेरीर कहा जाता है। नेक्स्ट होती है बलुई मृदा। बलुई मृदा को अपन बोल सकते हैं क्या? मरुस्थलीय मृदा। बलुई मृदा कौन सी होती है? मरुस्थलीय मृदा, जिसमें क्या होता है? मोटे कणों की क्या होती है? प्रधानता पाई जाती है। मोटे कणों से क्या होती है? युक्त होती है। और सबसे लास्ट में कौन सी? चीका मृदा। ये चीका मृदा के लिए अपन दूसरा शब्द बोल सकते हैं कौन सी? काली मृदा। कौन सी मृदा? काली मृदा। और काली मृदा में चूंकि महीन कणों की क्या होती है? प्रधानता। क्या होती है? महीन कणों की प्रधानता होती है। और महीन कणों की प्रधानता होने की वजह से समस्त मिट्टियों में जल धारण क्षमता, समस्त मिट्टियों के अंतर्गत जल धारण क्षमता सबसे अधिक यदि किसी मिट्टी में पाई जाती है तो कौन सी मिट्टी में पाई जाती है? चीका मृदा में पाई जाती है। तो राइट आंसर अपना जो होने वाला है वो क्या हो जाएगा? इसमें चीका मृदा इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, कपास की काली मिट्टी में निम्न में से किसका आधिक्य होता है? कपास की जो काली मृदा होती है उस काली मृदा में निम्न में से किसका आधिक्य? आधिक्य का मतलब होता है अधिकता होती है। इलाइट की होती है, केओलिनाइट की होती है, क्लोराइट की होती है, या मोंटोमोरिलोनाइट की होती है? ये तत्व की बात की जा रही है। सबसे पहले तो कपास की काली मृदा, क्योंकि काली मृदा के जो अपन अन्य नाम बोलते हैं, एक तो इसे क्या कहा जाता है भाई? एक तो कहा जाता है इसे कपासी मृदा। क्या कहा जाता है इसे? कपासी मृदा। एक इसे ही क्या कहा जाता है? काली मृदा को ही कहा जाता है भाई रेगूर मृदा। काली मृदा को क्या कहा जाता है? रेगूर मृदा। एक इसे ही कहा जाता है क्या? सौतेय जुताई वाली मृदा। क्या कहा जाता है? सौतेय जुताई वाली मृदा। एक इसे ही क्या कहा जाता है भाई? इसे ही कहा जाता है ज्वालामुखी मृदा। क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी मृदा। और एक इसे ही कहा जाता है भाई, इसे क्या कहा जाता है? लावा मृदा। ये सारे इसी के नाम है। कपासी तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि कपास की मिट्टी कृषि के लिए क्या होती है? सर्वोत्तम होती है। रेगुर क्यों कहा जाता है भाई? क्योंकि इसी जलधारण क्षमता क्या होती है? समस्त मिट्टियों में सर्वाधिक होती है, तो इस वजह से क्या बोला जाता है? रेगुर मृदा। सौतेय जुताई वाली क्यों कहा जाता है? क्योंकि आर्द्रता की कमी होने पर मतलब शुष्क दशाओं के अंतर्गत इस मिट्टी में सौतेय ही क्या पड़ जाती है? दरारें पड़ जाती है, तो इस वजह से इसे क्या कहा जाता है? सौतेय जुताई वाली मृदा कहा जाता है। ठीक है। और ज्वालामुखी व लावा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ज्वालामुखी उद्गार के परिणाम से जो लावा निसृत होता है उस लावे के जमाव से इस मिट्टी का क्या होता है? निर्माण होता है। क्योंकि लावे के जमाव से बनेगी बैसाल्टिक चट्टानें, और उन बैसाल्टिक चट्टानों के अपसरण से काली मृदा का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है। दूसरी बात करें, काली मृदा का जो काला रंग होता है,
काली मृदा का जो काला रंग होता है। अब पहली बात तो ज्वालामुखी मैग्मा से निर्मित बैसाल्टिक चट्टानों के अपसरण से टूटेगी, और बैसाल्टिक चट्टानों में जो तत्व होते हैं वो कौन सा होता है, एक तो लोहा, लोहे के साथ होता है क्या, एल्यूमिनियम, और लोहे और एल्यूमिनियम का एक यौगिक होता है जिसे कहा जाता है टिटेनोफेरस। क्या कहा जाता है, टिटेनोफेरस मैग्नेटाइट। क्या होता है, टिटेनोफेरस मैग्नेटाइट यौगिक होता है, और इस टिटेनोफेरस मैग्नेटाइट यौगिक के कारण इस मिट्टी का जो रंग होता है वो रंग कैसा होता है, काला होता है। क्या होता है, काला होता है। और ये जो मिट्टी होती है ये मिट्टी किसके लिए, ये पाई जाती है व्यापारिक कृषि। किसके लिए सर्वोत्तम होती है भाई, व्यापारिक कृषि के लिए मिट्टी क्या होती है, सर्वोत्तम मानी जाती है। कौन सी मृदा, काली मृदा। और ये जो काली मृदा है, इस काली मृदा का ये जो टिटेनोफेरस मैग्नेटाइट जो यौगिक है, इस यौगिक के अंतर्गत कौन से तत्व की प्रधानता होती है, कैवोलिनाइट की होती है। किसकी प्रधानता होती है, कैवोलिनाइट की होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत के नीचे दिए गए मानचित्र में 1, 2, 3 और 4 चिन्हित क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टियों के प्रकार है। अब उसमें 1, 2, 3, 4 की जब अपन बात करते हैं भाई कहाँ कहाँ पर दिए गए हैं, तो आपके पहला तो ये वाला दिया गया है, सेकंड जो है जम्मू कश्मीर में दिया गया है, थर्ड वाला जो है कहाँ पर, दक्कन के पठार की बात कर रहा है, और फोर्थ की बात करें तो ये कहाँ पर पड़ रहा है आपका, कर्नाटक या मैसूर के पठार के अंतर्गत पड़ रहा है। ठीक है, अब फर्स्ट नंबर राजस्थान में है, तो राजस्थान में सीधी सी बात है कौन सी मिट्टी पाई जाएगी प्रधानता के साथ, मरुस्थलीय मृदा पाई जाएगी। सेकंड नंबर की बात कहाँ हो रही है, जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में, मतलब हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में हो रही है। तो मरुस्थलीय मिट्टी के आगे चूंकि जम्मू कश्मीर में क्या है, हिमालय पर्वतीय प्रदेश, और पर्वतीय भागों में पाई जाने वाली मिट्टी को क्या हो गया, पहाड़ी या पर्वतीय मृदा बोलोगे। तीसरे नंबर पर दिया गया है कौन सा, दक्कन का पठार दिया गया महाराष्ट्र का। अब दक्कन के पठार में जो है सीधी सी बात है कौन सी मृदा पाई जाती है, काली मृदा, क्योंकि काली मृदा का भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, दक्कन का पठार, मतलब महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत बात की जाती है। और 4 नंबर पर दिया गया कौन सा, कर्नाटक वाला क्षेत्र। और कर्नाटक वाले क्षेत्र की जब अपन बात करते हैं तो यहाँ पर आर्द्र दशाओं के अंतर्गत कौन सी मिट्टी मिल जाएगी, लाल मृदा मिल जाएगी। तो अपना फर्स्ट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सीधी सी बात है जलवायु दशाएं क्या करती है, मिट्टी की उत्पत्ति व प्रकार को निर्धारित करती है। अब यहाँ पर चूंकि पश्चिमी मरुस्थल है तो वहाँ पर मरुस्थलीय मृदा होगी। सेकंड नंबर जम्मू कश्मीर डाल रखा था तो पर्वतीय भागों में मिलने वाली पर्वतीय मृदा हो जाती है। थर्ड नंबर महाराष्ट्र डाल रखा है, दक्कन का पठार है और वहाँ पर बैसाल्टिक चट्टानें, तो उनके अपसरण से कौन सी मृदा, काली मृदा। और फोर्थ नंबर डाल रखा है कर्नाटक वाला क्षेत्र, मतलब पूर्वी तटवर्ती भाग के आसपास का क्षेत्र, और वहाँ पर आर्द्रता जैसे ही बढ़ेगी तो वहाँ पर मिट्टी कौन सी हो जाएगी, लाल मृदा। तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दक्षिण भारत में ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित है। दक्षिण भारत में ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित है, क्या है, मृदा है, स्थलाकृतियां है, वनस्पति है, या फिर बस्ती प्रारूप है। देखिए दक्षिण भारत में ज्वालामुखी क्रिया का संबंध जो है वो बस्ती प्रारूप से कभी भी निर्धारित नहीं होता है। बस्तियों का जो निर्धारण होता है वो मानव की आर्थिक क्रियाओं के आधार पर और जलवायु दशाओं के आधार पर निर्धारित होती है, या फिर उस पर प्रभाव पड़ता है तो जनरली वहाँ की स्थलाकृति का पड़ जाता है। ठीक है, वनस्पति जो है, वनस्पति का संबंध भी ज्वालामुखी क्रिया से कभी नहीं होता है, क्योंकि वनस्पति वहीं पर विकसित होगी जहां पर उसके लिए आदर्श दशाएं क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, स्थलाकृति की बात करें तो स्थलाकृतियां जो है वो ज्वालामुखी क्रिया से बनती है, लेकिन जब अपन प्रायद्वीपीय भारत की बात करते हैं तो वहां पर चूंकि ज्वालामुखी उद्गार के प्रमाण ही नहीं है तो सीधी सी बात है स्थलाकृति के निर्माण की वहां पर कोई संभावना व्यक्त नहीं होती है। अब अपने पास ले दे के बचा कौन सा, मृदा बचा। कौन सा बचा, मृदा। अब अभी अपन ने पीछे काली मृदा में लिखा था इसे ज्वालामुखी लावा मृदा के नाम से जाना जाता है। अब प्रायद्वीपीय भारत का जो निर्माण है वो ज्वालामुखी मैग्मा के परत दर परत जमाव के परिणाम हुआ, जिसे अपन दक्कन ट्रेप क्रम की चट्टाने की बोलते हैं। अब ये जो ज्वालामुखी क्रिया का जो परत दर परत जमाव हो गया, इस परत दर परत जमाव से जो बैसाल्टिक चट्टानें बनी और उन बैसाल्टिक चट्टानों के अपसरण से कौन सी मिट्टी का निर्माण हो गया, काली मृदा का क्या हो गया, निर्माण हो गया। तो दक्षिण भारत में ज्वालामुखी क्रिया का यदि संबंध किसी से है तो फिर वो किससे है, मृदा से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गंगा के मैदान में मृदा की उर्वरता के बने रहने का कारण है। गंगा का जो विशाल मैदान है, इस विशाल मैदान में मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता, मतलब जिसमें मानव को कोई अतिरिक्त एफर्ट्स लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब क्यों नहीं लगानी पड़ती, इसका क्या कारण हो सकता है भाई। जनरली अपन बात करें यहाँ पर क्या है, लगातार सिंचाई का होना। जी नहीं, लगातार सिंचाई यदि आप करते हो तो अति सिंचाई के कारण एक समस्या विकसित हो जाती है, उस समस्या को कहा जाता है सेम की समस्या।
कौन सी समस्या पैदा हो जाती है, सेम की समस्या क्या हो जाती है, विकसित हो सकती है। तो उर्वरता और सेम का लेना देना ही नहीं है। अगला है ऊसर भूमि का क्या हो जाना, सुधार हो जाना। ऊसर भूमि का सुधार मतलब ऊसर कैसे, लगातार यदि सेम की समस्या बढ़ेगी और उच्च तापमान रहेगा तो केशिकाकर्षण क्रिया की वजह से क्या हो जाएगा, वहां पर सतही भाग पर लवण आकर क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे, जिससे भूमि जो है वो कैसी हो जाएगी, या तो इसे अपन बोल दे क्या, लवणीय, या फिर इसे ही आप बोल सकते हो क्या, क्षारीय मृदा बोल सकते हो। तो ऊसर भूमि का सुधार भी नहीं हो सकता क्योंकि उससे ज्यादा उपजाऊपन नहीं होगा। नेक्स्ट है इसमें मानसूनी वर्षा, क्या डाल रखा है, मानसूनी वर्षा। मानसूनी वर्षा का मतलब है मानसूनी वर्षा और मृदा के उपजाऊपन का कोई विशेष संबंध नहीं है, क्योंकि वर्षा के होने से कृषि प्रक्रिया, वनस्पति या फिर आर्थिक विकास पर क्या हो सकता है, प्रभाव पड़ सकता है। मिट्टी के उपजाऊपन मानसूनी वर्षा का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। और लास्ट वाला डाल रखा है वार्षिक बाढ़ एवं नवीन जलोढ़ मृदा का क्या हो जाना, जमा। वार्षिक बाढ़ मतलब प्रतिवर्ष वहां पर क्या आएगी, बाढ़ आएगी, और प्रतिवर्ष बाढ़ आएगी तो नदी का जल अपने नेचुरली जो लीव्स है, जो प्राकृतिक तटबंध है, उनको छोड़कर क्या हो जाएगा, दोनों किनारों पर क्या हो जाएगा, प्रवाहित होने लग जाता है, जिससे नदी के साथ आए हुए जो भी सेडिमेंट्स या जो अवसाद है, वो अवसाद दोनों किनारों पर फैलकर क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। और उनका जब प्रतिवर्ष जमा होगा तो मिट्टी को पोषक तत्वों की आपूर्ति नेचुरल रूप से होने लग जाएगी। और जब पोषक तत्वों की आपूर्ति नेचुरल रूप से हो रही है तो मतलब जलोढ़ मृदा का प्रतिवर्ष क्या होगा, जमाव। तो अतिरिक्त अपन को रासायनिक खाद और कीटनाशक उपलब्ध नहीं करवाने पड़ेंगे। तो राइट आंसर आपका जो रहने वाला है वो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में निम्न में से कौन सी मिट्टी का क्षेत्र अधिक है। अब सबसे पहले तो जनरली अपन को ये पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश पड़ेगा कहाँ पर। तो उत्तर प्रदेश जो पड़ता है कहाँ पर पड़ता है, उत्तर के विशाल मैदान यानी कि गंगा के मैदान में पड़ता है। अब सबसे पहले तो अपन बात करें गंगा का जो मैदान है वो सीधी सी बात है, किसी भी नदी के मैदान में यदि कोई मृदा पाई जाती है सर्वाधिक मात्रा में तो कौन सी पाई जाती है, जलोढ़ पाई जाती है। जलोढ़ को अपन ने क्या कहा है, दोमट कहा है। दोमट को अपन ने क्या कहा है, कांप कहा है। कांप को अपन ने क्या कहा है, कछारी कहा है। तो ये सारी मिट्टियां मिल जाएगी। तो राइट आंसर तो अपना क्या हो जाएगा, जलोढ़ मृदा। काली मृदा की बात करते हैं तो काली मृदा जो है वो आपको कहाँ पर मिलेगी, प्रायद्वीपीय भारत। और प्रायद्वीपीय भारत का जो पठारी प्रदेश है इसमें भी स्पेशली कहाँ पर मिलेगी, दक्कन का पठार। कहाँ पर मिल जाएगी, दक्कन का पठार। दक्कन के पठार के साथ है कौन सा, मालवा का पठार। कौन सा पठार है, मालवा का पठार। इसके अतिरिक्त मिल जाएगा आपको कौन सा, कर्नाटक या मैसूर का पठार। कौन सा, कर्नाटक या मैसूर का पठार। तो इन पठारी प्रदेशों में सबसे ज़्यादा, इसमें भी स्पेशली कौन से राज्य के अंतर्गत मिलेगी, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत। अगली मृदा है लाल पीली मृदा। और लाल पीली जो मृदा है ये कहाँ पर मिलेगी, ये मिलेगी आपको एमपी है, छत्तीसगढ़ है, ओडिशा है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है। इन राज्यों के अंतर्गत कौन सी पाई जाएगी, लाल पीली। और लेटेराइट की बात करेंगे तो लेटेराइट आपको मिलेगी पूर्वी व पश्चिमी घाट। कहाँ पर मिलेगी, पूर्वी व पश्चिमी घाट। और इसके लिए पूर्वोत्तर भारत। तो यहाँ पर राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा, जलोढ़ मृदा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। भारत में लाल पीली मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है। भारत में लाल पीली मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है मध्य प्रदेश व राजस्थान में, उत्तर प्रदेश व बिहार में, बिहार व पश्चिमी बंगाल में, महाराष्ट्र व कर्नाटक में। जनरली अपन बात करें, अभी अपन ने बात करी, महाराष्ट्र व कर्नाटक में ज़्यादा प्रधानता जो मिलेगी वो कौन सी मृदा की मिलेगी, काली मृदा। अब इसमें ऐसा नहीं है इन राज्यों में लाल पीली मिलती नहीं, मिलती है, लेकिन प्रधानता जिस मिट्टी की उसके आधार पर अपन को आंसर देना है। तो महाराष्ट्र व कर्नाटक में ज़्यादा प्रधानता किसकी है, काली मृदा की, क्योंकि महाराष्ट्र में पड़ता है दक्कन का पठार, कर्नाटक में पड़ता है मैसूर का पठार, ठीक है। बिहार व पश्चिम बंगाल जो है वो गंगा के मैदानी प्रदेश में, तो यहाँ पर जो है कौन सी मृदा की प्रधानता मिलती है, जलोढ़ मृदा की। उत्तर प्रदेश व बिहार भी उत्तर के विशाल मैदान में, तो यहाँ पर भी कौन सी पाई जाती है, जलोढ़ मृदा। बच गया कौन सा अपने पास, मध्य प्रदेश व राजस्थान, क्योंकि सबसे ज़्यादा यदि लाल पीली मृदा कहीं मिलेगी तो कहाँ पर मिलेगी, मध्य प्रदेश में। और यदि राजस्थान की आप बात करते हो तो राजस्थान में कहाँ मिलेगी, दक्षिणी राजस्थान में। कहाँ पर मिलेगी, दक्षिणी राजस्थान में। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रिटेशियस युग में दरारी उद्गार से निक्षेपित पदार्थों से बनी है। लेटेराइट मृदा, काली मृदा, क्षारीय मृदा, या फिर कौन सी, बलुई मृदा। बलुई मृदा है जो मरुस्थलीय मृदा है, ये तो किसके अवशेष मानी जाती है, ये मानी जाती है टैतेज सागर की।
किसका अवशेष है? तैतीस सागर का। क्षारीय मृदा जो है, क्षारीय मृदा कौन सी क्रिया से बनती है? ये बनती है केशिका कर्षण से। किससे बनती है? केशिका कर्षण क्रिया से। लेटेराइट मिट्टी की बात करें तो लेटेराइट मिट्टी की जो निर्माण है वो कौन सी क्रिया से हो जाता है? निक्षालन क्रिया। किससे हो जाता है? निक्षालन। बची कौन सी? काली मृदा। काली मृदा का जो निर्माण है वो कौन सी चट्टानों के अपसरण से होता है? बैसाल्ट चट्टानों के। बैसाल्ट चट्टानों के अपसरण से कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? काली मृदा। बैसाल्टिक चट्टानें जो है इनका निर्माण जो है कौन सी क्रिया से हुआ है? ज्वालामुखी क्रिया से। कौन सी क्रिया से हुआ है? ज्वालामुखी क्रिया से। ज्वालामुखी क्रिया का भारत में जो प्रमाण मिलता है वो मिलता है कौन सा? दरारी उद्गार। कौन सा मिलता है? दरारी उद्गार। क्योंकि ज्वालामुखी उद्गार दो प्रकार से होता है। एक तो ऐसी कंडीशन बन जाए जिसमें कि मैग्मा जो है एक पतली नली या छिद्र के माध्यम से क्या हो जाए? सतह पर प्रकट हो जाए, तो वो तो कौन सा कहलाता है? केंद्रीय उद्गार। लेकिन किसी भी भूगर्भिक हलचल की वजह से यदि सतह पर क्या हो जाए? फॉल्ट या दरार उत्पन्न हो जाए और उस फॉल्ट के सहारे यदि मैग्मा क्या होता है? बाहर निकलता है, तो ये उद्गार क्या कहलाएगा? दरारी उद्गार। और दरारी उद्गार जो है पृथ्वी तल पर सर्वाधिक जो है कौन से काल में हुआ है? क्रिटेशियस काल में हुआ है। कौन से काल में हुआ है? क्रिटेशियस काल में ज्वालामुखी उद्गार में कौन सा? दरारी उद्गार के प्रमाण सबसे ज़्यादा मिले हैं। और इसी क्रिटेशियस काल के दरारी उद्गार से जो ज्वालामुखी उद्गार हुआ उससे चट्टानें बनी कौन सी? बैसाल्टिक। और बैसाल्टिक के टूटने से कौन सी मृदा बन गई? काली मिट्टी का क्या हो गया? निर्माण हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिए गए भारत के मानचित्र का अवलोकन कीजिए और मानचित्र में निम्नलिखित में से किसकी विविधता दर्शाई गई है? विविधता देखनी है अपन को। अब विविधता जो है, एक तो ये वाला क्षेत्र डाल रखा है, एक ये वाला क्षेत्र है, एक ये वाला क्षेत्र है और एक ये वाला क्षेत्र। अब इन चार क्षेत्रों की जब अपन बात करें, एक तो डाल रखा है इसमें क्या? भूगर्भिक संरचना। भूगर्भिक संरचना का मतलब सतही भाग के आंतरिक भाग में जो प्राचीन कालीन जो चट्टानें हैं उनके अवशेषों के आधार पर किस क्रम की चट्टानें वहाँ पर प्राप्त हो सकती है। एक डाल रखा है इसमें वार्षिक वर्षा का, एक है मृदाओं का और एक क्या है? प्राकृतिक वनस्पति का। जनरली अपन बात करें तो प्राकृतिक वनस्पति जो है यहाँ पर हिमालय पर्वतीय प्रदेश में उसकी क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। इस वाले क्षेत्र में बात करें तो ये भाग पड़ता है उत्तर के विशाल मैदान का, और उत्तर के विशाल मैदान में वनस्पति की क्या पाई जाती है? कमी। तो सीधी सी बात है, वनस्पति से तो नहीं हो सकता। वर्षा के आधार पर यदि अपन इसको रिलेट करते हैं तो वर्षा की मात्रा का ऐसा कोई क्रम नहीं मिलता, क्योंकि वर्षा की मात्रा भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो वर्षा भी यहाँ पर नहीं हो सकता। भूगर्भिक संरचना की बात की जाती है तो भूगर्भिक संरचना के आधार पर इन दोनों स्थानों पर एक ही प्रकार की चट्टानी संरचना है। यदि अलग अलग होती तो फिर अपन यहाँ पर इसको रिलेट कर सकते थे, तो ये भी पॉसिबल नहीं है यहाँ पर। तो फिर बचा अपने पास में क्या? मिट्टी। तो ये किससे संबंधित हो सकता है? मिट्टियों से। कैसे? जनरली जब अपन बात करते हैं कि भाई उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत जो मृदा मिलेगी आपको, वो मृदा कौन सी पाई जाएगी आपको? पर्वतीय मृदा। तो यहाँ पर तो कौन सी मिल रही है? पर्वतीय मृदा। जनरली अपन विशाल मैदान की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपको मृदा मिलेगी वो कौन सी मिलेगी? जलोढ़ मृदा। और यदि अपन इस मिट्टी की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको जो मिलेगी राजस्थान के अंतर्गत जो प्रधानता है वो कौन सी मृदा की मिलेगी आपको? मरुस्थलीय मृदा की। तो राजस्थान में किसकी मिल जाएगी? मरुस्थलीय की। और यहाँ पर जब अपन बात करते हैं कर्नाटक या मैसूर वाला पठार, और यहाँ पर मिट्टी मिलेगी आपको कौन सी मृदा मिल जाएगी? यहाँ पे काली। कौन सी मृदा मिल जाएगी? काली। तो ये किससे संबंधित हो गया? मिट्टियों के स्थानीयकरण से ये क्या है? संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो गया अपना? बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? मतलब चार मिट्टियों के नाम डाल रखे हैं और उसमें सामने उन मिट्टियों से संबंधित क्षेत्र डाल रखे हैं कि भाई कौन सी मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है। सबसे पहले अपन बात कर ले भाई कांप मृदा। तो कांप मिट्टी अभी अपन ने बात करी है, किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है भाई जलोढ़ मृदा को। किसको? जलोढ़ को बोल दो, या इसे ही बोल दो आप क्या? दोमट, या इसे ही बोल दो आप क्या? कछारी बोल दो। ठीक है। अब कांप मिट्टी जो है ये कहाँ पर मिलेगी सबसे ज़्यादा? ये मिलेगी भाई उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जमाव मिलेगा। अगला डाल रखा है काली मृदा, या फिर इसे बोल दो रेगुर मृदा, या फिर बोल दो कपासी मृदा। और काली मृदा सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ मिलती है? महाराष्ट्र के अंतर्गत। अगला डाल रखा है लाल और पीली मृदा, और लाल पीली मृदा का जमाव कहाँ पर मिलेगा? प्रायद्वीपीय पठार के पूर्ववर्ती भाग में। और पूर्ववर्ती भाग में कौन सा राज्य आ जाएगा आपका? तमिलनाडु आ जाएगा। अगला डाल रखा है लेटेराइट मृदा, और लेटेराइट मिट्टी के सामने डाल रखा है किसको? पंजाब को। जबकि पंजाब में जो है कौन सी मिट्टी की प्रधानता मिलेगी आपको? जलोढ़। अब यदि जलोढ़ में भी आप बात करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगी जलोढ़ में कौन सी? बांगर मृदा।
कौन सी मिलेगी? बांगर मृदा, जिसे अपन बोल सकते हैं पुरातन जलोढ़। तो पंजाब लेटेराइट मिट्टी से संबंधित नहीं है, क्योंकि लेटेराइट मिट्टी का जो जमाव है ये तो आपको कहाँ पर मिलेगा? पूर्वी व पश्चिमी घाट के किनारों पर मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? पूर्वी व पश्चिमी घाट के किनारों पर मिलेगा। तो अपना राइट आंसर जो बनने वाला है यहाँ पे वो क्या बनेगा? अपना डी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है टेरा रोसा। टेरा रोसा मृदा से निम्नलिखित में से कौन सी फसल संबंधित है? टेरा रोसा मृदा से निम्न में से कौन सी फसल संबंधित है? चाय है, कॉफी है, गन्ना है या फिर कपास है? सबसे पहले तो टेरा रोसा मृदा को कहा जाता है चूना प्रधान मृदा। ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है चूना प्रधान मृदा, यानी कि चूना युक्त क्षेत्रों में जल की घुलन क्रिया के परिणाम स्वरूप जब अवसादों का जमाव होता है तो उसी जमाव से कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? टेरा रोसा मृदा का निर्माण होता है। और टेरा रोसा जो मिट्टी है इसे कहा जाता है भाई कॉफी रेचक मृदा। क्या कहा जाता है? कॉफी रेचक मृदा। कॉफी के उत्पादन के लिए क्या होती है? सर्वोत्तम होती है। बाकी जब याद में कपास के लिए बात करोगे तो कपास के लिए सर्वोत्तम मिट्टी किसको माना जाता है? काली मृदा को माना जाता है। गन्ने के लिए बात करोगे तो गन्ने के लिए भी सर्वोत्तम कौन सी होती है? काली। या यदि काली नहीं मिलती है तब फिर सर्वोत्तम कौन सी हो जाती है? जलोढ़ मृदा। और यदि आप चाय के लिए बात करोगे तो चाय के लिए एक तो हो जाती है कौन सी? लेटेराइट, और लेटेराइट के साथ हो जाएगी पर्वतीय मृदा। ये दो मिट्टी इसके लिए क्या होती है? उपयोगी। तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा? कॉफी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है लेटेराइट मिट्टी से निम्न में से कौन सी फसल संबंधित है? लेटेराइट मिट्टी से निम्न में से कौन सी फसल संबंधित है? गेहूं है, चावल है, बागाती फसलें हैं या फिर कपास है। ठीक है, गेहूं के लिए सर्वोत्तम कौन सी? जलोढ़ मृदा। ठीक है, चावल के लिए सर्वोत्तम कौन सी? जलोढ़ मृदा। या जलोढ़ के साथ साथ और उपयोगी हो सकती है कौन सी? काली मृदा। ठीक है, कपास के लिए सर्वोत्तम कौन सी हो सकती है? काली मृदा। ठीक है, बची कौन सी? बागानी फसलें। बागानी फसलों के अंतर्गत अपन बात करते हैं किसकी? जैसे रबर हो सकती है, जैसे केला हो सकता है, जैसे नारियल हो सकता है, जैसे काजू हो सकता है। ठीक है, ये सारी फसलें किस में आती है? बागाती फसलों में। और बागाती फसलों के लिए सर्वोत्तम मिट्टी जो होती है कौन सी होती है? लेटेराइट। कारण क्या होता है? लेटेराइट मिट्टी होती है अत्यधिक निक्षालित। क्या होती है? निक्षालित। और ऊपरी परत के पोषक तत्व जो है वो पोषक तत्व जो है वो घुलकर कहाँ चले जाएंगे? ये चले जाएंगे भाई बीज संस्तर में। कहाँ चले जाएंगे? बीज संस्तर में। और जैसे ही बीज संस्तर में जाकर ये जमा होंगे तो उन जमे हुए पोषक तत्वों को कहा जाता है कोलाइड। अब इन कोलाइड तक यदि अपन खाद्यान्न फसलें लगाते हैं तो खाद्यान्न फसलों की जड़ें बीज संस्तर तक नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन बागाती फसलों की जड़ें वहां तक आसानी से पहुंच जाती है, पोषक तत्वों को क्या कर लेगी? प्राप्त कर लेगी। तो सर्वोत्तम उपयोगी किसके लिए हो गई भाई? बागाती फसलों के लिए। तो राइट आंसर अपना सी ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए मानचित्र में छायांकित क्षेत्र में मिट्टी का कौन सा जमाव पाया जाता है? मिट्टी का कौन सा जमाव पाया जाता है? अब छायांकित क्षेत्र जो है एक तो ये वाला है और एक ये वाला है। इस क्षेत्र की जब अपन बात करते हैं तो यहाँ पर कौन सा हो सकता है? लेटेराइट दिया गया, भूरी दिया गया है, काली दिया गया, या फिर कौन सी दिया गया है? जलोढ़ दिया गया। जब अपन जलोढ़ की बात करते हैं तो जलोढ़ तो मुख्यतः पाई जाती है उत्तर के विशाल मैदान में। कहाँ पर पाई जाती है? उत्तर के विशाल मैदान में पाई जाती है। काली मृदा की बात करोगे तो काली मृदा आपको कहाँ पर मिलेगी? प्रायद्वीपीय पठार पर मिलेगी, जिसमें स्पेशली जो है आपका दक्कन का पठार हो गया, मालवा का पठार हो गया, यहाँ थोड़ा सा दंडकारण्य वाला क्षेत्र हो गया और कर्नाटक मैसूर वाला पठार हो गया। यहाँ पर कौन सी मिल जाएगी? काली। भूरी की जब अपन बात करते हैं तो भूरी जो है ये उत्तर के विशाल मैदान का जो पश्चिमवर्ती जो भाग है, जो बांगर क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहाँ पर कौन सी मिल जाएगी? आपको भूरी मिल जाएगी। अब अपने पास एक ही बच रही है और वो कौन सी है? लेटेराइट मिट्टी। क्योंकि अपन ने बात भी करी है, एक तो पूर्वी घाट वाला किनारा और एक कौन सा? पश्चिमी घाट वाला किनारा। यहाँ पर जो मिट्टी का प्रकार मिलेगा आपको वो कौन सा मिलेगा? लेटेराइट मिट्टी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे अपने मिट्टियों से संबंधित अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मिलते हैं अगले टॉपिक में एक नए क्वेश्चनों की श्रृंखला के साथ, जिसमें और भी बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार जीवन में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में खूब मेहनत करिए, खूब अध्ययन करिए और लगातार अपने कर्म पथ पर बढ़ते रहिए। धन्यवाद।